आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फूड फर्मेंटेशन। ये फूड फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, बट ब्रीफली इसको हम लोगों ने नहीं किया था डिस्कस। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फूड फर्मेंटेशन का। उसमें क्या होता है, किस तरह होगा, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फूड फर्मेंटेशन होता क्या है, ये कैसे करते हैं, क्या पर्पस होता है इसका, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फूड फर्मेंटेड फूड्स सबसे पहले ये होते क्या हैं कि इसमें फूड होता है कोई भी, उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और उसके साथ या फिर एंजाइम यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करके हम लोग अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। उसको जिस तरह की हम लोग चाह रहे होते हैं, जैसा हम लोग चाहते हैं कि इसका टेक्सचर हो, इसका फ्लेवर हो, तो हम उसके अंदर अपना डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ऐड करते हैं, जिससे वो फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जो हम लोगों ने फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस किया होता है उसमें एंजाइम्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि एडिशन होती है कि इतने परसेंट आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी हम लोगों ने वो आगे हम लोग बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो हम लोग जब उसकी एडिशन करते हैं तो उस पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि फिर फूड का टेस्ट कैसा होगा, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर और सारा कुछ जो होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा होता है। ये टेक्निक जो है 1000 ईयर्स पहले भी थी। लोग तब भी ये फर्मेंटेशन टेक्निक यूज करते थे। फूड को स्पॉइलर से बचाने के लिए फर्मेंटेशन टेक्निक तब भी यूज होती थी। उसके बाद आ जाता है कि अगर इसको देखा जाए कि ये एक्चुअली है क्या, इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑर्गेनिक एसिड में। जिस वो कन्वर्ट कैसे होते हैं, जब हम लोग यीस्ट या बैक्टीरिया यूज करते हैं या इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो ये जो फूड होता है, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड्स में। सिंपल टर्म्स में क्या होता है कि केमिकल कन्वर्जन होती है शुगर की इनटू एथेनॉल। ठीक है। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं जाइमोलॉजी और जाइमर्जी। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद फर्मेंटेटेड फूड्स के जो बेनिफिट्स हैं या क्यों की जाती है कि ये प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। उसके बाद शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देती है। फ्लेवर, अरोमा, ये करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर किसी फूड में डाला जाए तो उसकी विटामिन कंटेंट जो होते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं और उसमें एडवांसमेंट आ जाती है और जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद आ जाते हैं जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल होता है, जब फर्मेंटेशन से पहले का होता है, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो उसमें विटामिन कंटेंट और जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो जब फर्मेंटेड फूड होती है उससे कम होती है। इसलिए जब फर्मेंटेड फूड होता है वो उनमें ये चीजें विटामिन और डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने किस चीज को डिस्कस करना है फर्मेंटेड फूड में, क्या हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स को करना है। वेजिटेबल्स होते हैं, फिर मीट, पोल्ट्री और फिश। आज हम लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स को करना है। उसके बाद फर्मेंटेटेड फूड्स का बताया गया है। इसमें ये था कि सहलीन 1999 में इसने भी वही चीज बताई हुई है कि जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्जन होती है, ये सारा कुछ इसने भी इसी में ये डिफाइन किया हो गया है कि फर्मेंटेटेड फूड्स होते क्या हैं। वही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम रिएक्ट करते हैं, फिर केमिकल चेंजेस आती हैं। केमिकल चेंजेस के बाद जो है फूड हम डिजायर्ड प्रोडक्ट लेते हैं। और फिर जो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड है वो 20 से 40% जो है फर्मेंटेटेड फूड ही कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आता है कि ये क्लासिफिकेशन है, वही सारी चीजें, अल्कोहलिक है, सीरियल्स है, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारा कुछ जो है इसमें बताया गया कि किस किस की हम लोग जो है फर्मेंटेशन किन प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन सा, कोई बताए मुझे कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है।
फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यूज होता है, उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस मैम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस सबने एरोबिक्टेरिया। बता दिए। चलो देखती हूँ। लैक्टोबैसिलस सबके बल्गैरिकस। लगा दे मैम, सबके लगा दे। सबको लगा वो तो देना पेपर पे भी डिपेंड करता है। चलो अब सारे माइक जरा म्यूट करें। स्ट्रेप्टोकोकस। नहीं नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ से आ गया? आपने सच किया। 1 सेकंड बच्चों। मुसलमान की 2 जुबानें होती हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। भाई मैडम बोल ही नहीं रही। ओके, सो फर्मेंटेटेड भाई डेयरी लोग तुम तो प्रोडक्ट्स, चुप ये ना। आपको बताया गया है कि तब तक बच्चे बच्चों सुनो, फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें ये आपको सारे प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट्स यूज बनाते हैं। उसके बाद अगला आता है, ये आप लोग सारे देख लेना, एक बार रीड आउट कर लेना। ओके, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं। आप इनके नाम अच्छे से याद रख लेना, आपको पता होना चाहिए। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, किसी फॉर्म में भी मैं आपको दे सकती हूँ, तो इसलिए आपने इसके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। ये सारे नाम इसमें बताए हुए हैं, एसिडोफिलस है, थर्मोफिलस है और बुल्गारिस है, ये सारे जितने भी हैं आप लोग 6 हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है चीज़। चीज़ का बताया गया कि चीज़ कैसे फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है और जो कि मिल्क से प्रोड्यूस किया जाता है। इसका फुल जो मैकेनिज्म था कि किस तरह होती है, क्या क्या उसमें चीज़ मतलब प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सा उसका टेम्परेचर, बहुत लेंथी था, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में बस दिया आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ को नहीं इतना कर सकते कि क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम है और मैं नहीं चाहती किस चीज़ पे आपका बर्डन आए, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखा है। टू द पॉइंट सारा मैं आपको बताऊंगी, और कोशिश ये कीजिएगा कि जब पेपर भी हो तो जो मैंने बताया उसी तरह आए, चीटिंग वाला काम ना हो, वरना फिर मुझे ना कहना कि फेल कर दिया या क्या। चीटिंग वाला वो पता चल जाता है, जो पेपर हम लोग गूगल फॉर्म्स पे ले रहे हैं उस पर पता चल जाता है, तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखना। फिर उसके बाद आ जाता है कि इट इज़ अ डेयरी फर्मेंटेटेड फूड प्रोडक्ट, जो कि हम लोग मिल्क से बनाते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। वही चीज़ वो सारा फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो है उसमें क्या कहते हैं, हम लोग मिल्क के अंदर जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डालते हैं, फिर वो सारा टेम्परेचर वगैरह सब उसमें चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए सब कुछ होता है। तो बस आप लोग ये अच्छे से याद रख लें। उसके बाद ये लेक्टोकोकस लैक्टिक इज यूज, इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये प्रोसेस की जो फ्लो चार्ट है वो दी है, ठीक है। इसको ब्रीफली देखा जाए तो इस पे कोई 50-60 स्लाइड्स थी। ये आपको एक शॉर्ट फ्लो चार्ट दिया गया है, ये बस आप लोग एक ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकती हूँ कि कितने टेम्परेचर पे मिल्क को जो है कूल डाउन किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया इसमें हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, ये सारा फ्लो चार्ट में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले रॉ मिल्क होता है, रॉ मिल्क जो होते हैं फिर उसकी पास्चराइजेशन की जाती है,
और ताकि जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद उसको कूल किया जाता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसके बाद एडिशन की जाती है जो भी हम लोगों ने डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया हम लोगों ने यूज़ करना होता है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है लैक्टोबैसिलस की, रेनेंट एंजाइम। ये हम लोग रेनेंट जो है वो एंजाइम हम लोग एज उसकी एडिशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब उसमें कोगुलेशन होती है फिर वो फॉर्मेशन हो जाती है, कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वे एंड वेस्ट प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड चीज, यानी एट अ टाइम दो चीजों का इसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद कटिंग होती है और कर्डिंग जो भी है वो सारा कुछ, उसके बाद सॉल्टिंग, ये सारा कुछ प्रोसेस में आपको बताया गया है। अगर तो आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए कंप्लीट प्रोसेस के तो बता दो, मेरे पास पड़े हैं, मैं वो भी दे दूंगी आप लोगों को। उसके बाद आता है चीज की क्लासिफिकेशन आती है। जी मैम, वो भी दे दीजिए। क्या हुआ? मैम ठीक है, नहीं नहीं चाहिए, बात नहीं, ठीक है। सही है, ओके। क्लासिफिकेशन है चीज की, कई मैम चीज चाहिए सेंड कर दीजिए। जिसको चाहिए ना वो फिर मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको कर दूंगी। और आपका बेटा फिर मैं एक्स्ट्रा पेपर जो है ना जरा इसी में से अच्छे से बनाऊंगी। सॉफ्ट चीज, सेमी सॉफ्ट चीज है, फिर हार्ड चीज है। ये 3 टाइप्स हैं चीजेस की, ये भी आपने याद रखनी है। सॉफ्ट चीज का क्या होता है कि एरोबिक बैक्टीरियम होता है, आपको ये भी पता है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या फर्क है, ठीक है, ये भी मैं लेक्चर में बता चुकी हुई हूँ। फिर उसके बाद इनकी जो राइपेंड फॉर ओनली अबाउट 1 to 5 मंथ के लिए ये होते हैं सॉफ्ट चीज और सेमी सॉफ्ट चीज जो होती हैं। फिर ये टाइप्स बताई हुई हैं कि सॉफ्ट चीज से कौन सी बनती है और सेमी सॉफ्ट से कौन सी चीज बनती है। फिर हार्ड चीज का बताया गया है कि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज किया जाता है और उसकी जो टाइमिंग होती है वो 3 to 12 मंथ्स तक हम उसको कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल है स्विस चीज आ जाती है। उसके बाद अगला आ जाता है चेडर चीज का, बताया हुआ कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। बैक्टीरिया आप लोगों ने इसमें जरूर याद रखने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी चीज में यूज हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया किस चीज को फर्मेंटेशन करने के लिए उसमें यूज किया गया, ये आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं। चेडर चीज जो होती है इसमें 40% मॉइस्चर होता है, कॉमनली यूज होता है। मोस्टली जितने भी हम लोगों के फास्ट फूड होते हैं उसमें आजकल चेडर चीज ही यूज करते हैं। इसकी जो डिपेंड करता होता है कि इसका जो टेस्ट है वो इसकी एज पे डिपेंड करता है। जितना पुराना इसको रखते जाएंगे, नोट भी करेंगे हम लोग ये, क्योंकि कॉमनली घर में भी चेडर चीज यूज होता है, उसका टेस्ट में भी फर्क आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके बाद उसकी जो फॉर्मिंग होती है, मतलब जो उसने एक स्ट्रेन वो बनानी होती है वो चीज भी वो कम होना शुरू हो जाती है। तो चेडर चीज का ये है। फिर स्विस चीज का बताया हुआ है कि इसका माइल्ड नटी फ्लेवर होता है। इसमें वो चीज़ है जो जिसमें आइस की फॉर्मेशन होती है, मोस्टली जो दिखाते हैं वीडियोस में, स्पेशली हम लोगों ने कार्टून्स में जो देखा हुआ है, वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्विस चीज़ उसमें होती है, इसमें प्रोपिनोबैक्टीरियम जो है वो यूज होता है। और इसकी क्या होती है, इसमें इसकी रेंज बताया, डायमीटर बताया हुआ है, जो फॉर्मेशन जो होती है वो आइस की कितनी होती है, 1.5 इंच to 1 इंच तक होती है। और ये तब होना शुरू हो जाती है जब चीज को बने हुए कोई 3 वीक्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद कमेंबर होती है, इसमें पेनिसिलियम यूज किया जाता है। सॉफ्ट टेक्सचर होता है, बटरी टेस्ट और मशरूम जैसी इसकी स्मेल होती है। ये रूम टेम्परेचर पे जो होता है बेस्ट होता है। और उसके अलावा क्या होता है, बिकम सॉफ्ट एंड इट इज अ मोल्ड राइपेंड चीज, मोल्ड से ये जो है वो बनती है। उसके बाद आ जाते हैं योगर्ट पे। योगर्ट जो होता है सेमी सॉलिड फर्मेंटेटेड मिल्क होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस, इन दोनों के ये कॉम्बिनेशन से जो है ये फॉर्म की बनाया जाता है इसको। उसमें फिर उसके बाद इसके अलावा इसमें क्या होता है कि बिफिडोबैक्टीरिया भी होता है, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, जो कि हम लोगों के डिफरेंट हेल्थ पे भी इसके बेनिफिट्स होते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा था लेकिन मैंने आपको फिर इसमें भी शॉर्ट कर दिया। इसका भी फ्लो चार्ट दे दिया कि ये किस तरह बनता है। कि रॉ मिल्क होता है,
रॉ मिल्क जो होता है उसको फिर उसको वाटर कंटेंट ऑफ मिल्क इज रिड्यूस बाय एडिंग मिल्क सॉलिड्स, ठीक है, उसके अंदर मिल्क सॉलिड्स जो है वो उसको ऐड किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि एडजस्टमेंट की जाती है कि हम लोगों ने लो फैट योगर्ट बनाना है या जो नॉर्मली जिसमें से फैट रिमूव नहीं किया जाता एज इट इज उसको रखना होता है, तो ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन में किया जाता है। फिर उसके बाद होमोजेनाइजेशन की जाती है। होमोजेनाइजेशन क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन कर देता है फैट मॉलिक्यूल्स की, ताकि जो ब्रेक डाउन हुई होती है मिल्क की जो फैट्स की वो आगे फर्दर जाके ड्यूरिंग स्टोरेज और कूलिंग और ये सब चीज़ों के दौरान जो उसमें ब्रेक डाउन होती है वो एक जिसको कहते हैं ना वो ना बन सके, फुटकरियाँ सी ना बन जाए, एक होमोजेनाइज बिल्कुल ही सॉफ्ट एक जैसा जो है वो टेक्सचर है, ये इसलिए किया जाता है। और आपने देखा ही होगा योगर्ट कितना प्लेन होता है, इतना सॉफ्ट सा होता है, ये इस के लिए किया जाता है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन और स्टोरेज में भी, ताकि ये उसका जो लिक्विड है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कुछ बिल्कुल होमोजेनाइज रहे और उसकी हम टेक्सचर को इन्हांस करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हीटिंग उसकी की जाती है 95 डिग्री पे, फिर उसके बाद उसको कूल किया जाता है 43 से 45 डिग्री तक, उसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कूल डाउन किया जाता है। फिर हम लोगों ने जो डिजायर्ड कल्चर डालना होता है वो 1 से 3% तक डालते हैं। उसके बाद उसकी इंक्यूबेशन होती है 41 से 43 डिग्री पे, फिर उसके बाद स्टीरिंग होती है। फिर जो अगर हम लोगों ने इसको प्लेन रखना है प्लेन रख सकते हैं, अगर एडिशन ऑफ फ्रूट्स करने हैं तो उसको कोई भी फ्लेवर या फ्रूट्स दे के हम उसको बना सकते हैं। फिर होमोजेनाइजेशन फिर यहाँ पे दोबारा एक बार की जाती है, फिर कूलिंग की जाती है, फिर उसको फिलिंग की जाती है और जो है वो योगर्ट जो है वो बन जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं इसका हम लोगों ने भी थोड़ा सा लेक्चर में पहले पढ़ा था कि यूज एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्री के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ये प्रोबायोटिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर लैक्टोज एज एनर्जी सोर्स ऑफ ग्रोथ। कि प्रोबायोटिक्स का मेन फंक्शन ये होता है कि हम लोग इसको इसलिए कंज्यूम कर रहे होते हैं ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एक तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप किया जा सकते, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जा सके। जो होते हैं प्रोबायोटिक इसलिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसाई और ये सारे जो बैक्टीरिया हैं इसमें प्रोबायोटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। आगे इसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं। प्रोबायोटिक्स के जो बेनिफिट्स में सबसे पहले यही होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इसका इम्यून सिस्टम सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद और बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया उसको रिस्टोर करता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या इन्फेंट्स होते हैं या चिल्ड्रंस के लिए जो होता है, ये सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो होता है हेल्प आउट करता है। उसके बाद डायरिया और स्टूल को जो है ये रिड्यूस कर देता है अगर प्रीबायोटिक्स जो प्रोबायोटिक्स सॉरी नॉट प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स जो अगर उनको टाइम से पहले दे दिया जाए तो उनका जो डायरिया और स्टूल का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 दिन का ही रह जाता है अगर टाइम पे उनको दे दिया जाए। उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद आता है कि रिडक्शन इन बोथ द इंसिडेंस ऑफ निक्रोटाइजिंग, ये NEC एंड मोरालिटी इन पेरीमीटर इन्फेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। फिर उसके बाद आता है कैंसर प्रोमोटिंग जो एंजाइम होते हैं इनको ये जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, उनके इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। फिर इन्फेक्शन में ब्लड कोलेस्ट्रॉल इम्यून सिस्टम के सारे जो है इसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि इसलिए इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है एसिडोफिलस मिल्क। इसमें हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज करते हुए एसिडोफिलस मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एसिडोफिलस जो होता है जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है हम लोगों के लोअर इंटेस्टाइन में, ये उसको मॉडिफाई कर देता है जिससे हम लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे नेट का थोड़ा आज इशू हुआ हुआ है। मैम आ रही क्लियर एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डाइटरी एडजस्टमेंट के तौर पे भी इसको हम लोग यूज करते हैं। लगे
उसके बाद आ जाते हैं कि जो बाउल माइक्रोफ्लोरा है एंड ये जो होता है स्टेबलाइज करता है बाउल माइक्रोफ्लोरा को भी, और उसके बाद एंट्री माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। उसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लॉरिंग सीरम कोलेस्ट्रॉल और एग्जिबिटिंग एंटी कैंसर एक्टिविटीज की होती है एसिडोफिलस मिल्क की। उसके बाद इसमें डिफरेंट उसके बैक्टीरियाज के नाम बताए हुए हैं, कौन कौन से इसमें जो है वो यूज करते हैं और कौन से कंट्रोल करते हैं डिफरेंट को। फिर इसका भी एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये भी वही सेम है, बस इसमें कोई वो चीज नहीं है, आप लोग एक बार खुद देख लेना। अब आ जाते हैं फर्मेंटेटेड वेजिटेबल्स का। फर्मेंटेटेड वेजिटेबल्स का बताया हुआ है कि ये वाली वेजिटेबल्स यूज हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं इन वेजिटेबल्स की थ्रू दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि कौन कौन से हैं, इनको मैं बताऊंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा, आप लोग एक बार खुद देख लेना। उसके बाद ये भी है कि ये वाली वेजिटेबल्स भी यूज की जाती हैं और इनसे फर्दर क्या चीज हम लोग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारा बताया हुआ है। उसके बाद उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल्स जो है हम लोग थ्रू दीज फोर जो है पिट फर्मेंटेशन मैंने नहीं डिस्कस किया। पिट फर्मेंटेशन जो है वो बहुत डिटेल्ड में था और वो आगे उसमें आएगा हम लोगों की ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसमें भी बताया हुआ है, इसलिए वो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था क्योंकि डिफरेंट था, इसलिए मैंने एक ही उसको रखे, इसलिए पिट फर्मेंटेशन बस आप उसका नाम याद रख लीजिए ना। ड्राई सॉल्टिंग होती है, ये भी आपको पता है, हम लोगों ने एक लेक्चर में, फिर ब्राइन सॉल्टेड होती है, नॉन सॉल्टेड होती है, ये आप लोग अच्छे से चारों इसके नाम याद रख लेना। और जो चीजें मैं बता रही होती हूँ जिस तरह आप उसको उसी तरह याद रखोगे तो फिर आपको पेपर सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये वाली मैम स्लाइड किस तरह करनी है, तो आप ये चीज नोट कर लिया करो कि अब जैसे ड्राई सॉल्टेड, ये सारी जो चीजें हैं कि किससे कंडीशन में की जाती है और कितनी टाइप्स हैं, अगर आप ये चारों नाम याद रख लोगे तो ये भी काफी है। अंदर का थोड़ा जो इसमें बताया गया देख लेना, बहरहाल मैंने आपको ये लास्ट में बता दिया हुआ था एक लेक्चर में कि किस तरह करते हैं, बल्कि वहां पे डिटेल में बताया हुआ है मैंने। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेटेड वेजिटेबल। क्या होता है कि इनरिचमेंट जो होती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्वालिटी जब इंप्रूव होती है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट बायोलॉजिकल विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। ह्यूमन डाइट जो है वो इंप्रूव हो जाती है, देखा इसी वजह से। और फिर इनकी डाइजेस्टिबिलिटी और वेजिटेबल्स ये कर देती है। फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन जो है वो भी, अगर आप उसको प्रिजर्व करना चाहो तो वो जो टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती हैं जब हम लोग फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं किसी फ्रूट की या किसी वेजिटेबल की, तो ये सारी चीजें जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। और फिर टाइम जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जो उसमें रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है। फिर उसके बाद इसकी जो, अगर हम लोग इसके हेल्थ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। पीएच लेवल को ये जो है इनहिबिट करती है। ग्रोथ ऑफ स्पॉइलर, जो पॉइजनिंग बैक्टीरिया को जो है वो बहुत ज़्यादा खत्म तो नहीं कर देती है, मतलब बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है। सर्टेन पैथोजेंस जो हैं अगर किसी फूड में या वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसको वो खत्म कर देता है। फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये इसमें भी बताया कि वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो फ्लोरल बैक्टीरिया होता है हम लोगों के, वो इंटेस्टाइनल फ्लोरल बैक्टीरिया, उसको जो है मॉडिफाई कर देता है। फूड हैव बीन फाउंड टू हैव अ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर होता है, उसके बाद एंटी कैंसर भी है। ये कैंसर जितने भी होते हैं वो प्रोड्यूस करना होता है, स्पेशली कोलोन कैंसर का इसमें बताया होगा। जब आप थोरली इसको रीड आउट करोगे तो उसको जो है उसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो बच्चों ये था आज का आप लोगों का